नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है मेल्स में पाई जाने वाली, खासकर एल्डरली मेल्स में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में, जो कि है प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज की डेट में नहीं, हमेशा से ही जो एल्डरली मेल्स रहे हैं उनके लिए प्रोस्टेट का बढ़ जाना या प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना एक बहुत ही ज्यादा आम और कॉमन समस्या रही है। इसको हम कई नाम से जानते हैं। इसको BHP, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। इसको BPH भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेटोमीगैली, या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। अब इस चीज को और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए हम बस कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए एक दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और उस स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है, कहाँ होता है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और ये किस तरह की प्रॉब्लम है क्रिएट करता है। तो आइए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। इसके अंदर देखिए हम कई डायग्राम्स को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कि बहुत अच्छा डायग्राम है कि यहाँ पे आप ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये हमारा मूत्राशय है। ये हमारा मूत्राशय मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये जो आपको काले रंग का या ग्रे कलर की जो चीज बताई जा रही है ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोस्टेट। दोस्तों जी हाँ, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ब्लैडर है और ब्लैडर की ये नेक होती है। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो आपको दिख रही है ना, तो ये बिल्कुल ऐसी होती है कि मान लीजिए ये ब्लैडर की नेक है, तो इसको ऐसे करके पकड़ के रखता है। आप देख रहे हैं ना कि ये जो बीच में से ये आ रहा है, ये ब्लैडर की नेक है, मतलब यूरेथ्रा की स्टार्टिंग है। और इस यूरेथ्रा की स्टार्टिंग पे ये पूरी तरह से जकड़ के दोस्तों रखता है प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे यूरेथ्रा में, खासकर यूरेथ्रा का स्टार्टिंग वाला पार्ट, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है, उस एरिया को कहते हैं नेक ऑफ ब्लैडर। और नेक ऑफ ब्लैडर को पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्रंथि चारों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करके रखती है दोस्तों। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। अब आप देखिए कि एक ये डायग्राम बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं कि ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की स्टार्टिंग हुई है। ये पूरा यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे दोस्तों इस तरीके से पूरे के पूरे यूरेथ्रा को सर्कमफरेंस में प्रोस्टेट कवर करके रखता है। और वो देखिए इस तरह से दिखता है। और अगर इसका हम सजाइटल सेक्शन देखते हैं, अब आप जैसा कि इसके अंदर देख पा रहे होंगे, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की स्टार्टिंग या नेक ऑफ ब्लैडर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा का पूरा नेक ऑफ ब्लैडर को प्रोस्टेट ग्रंथि कवर करके रखती है, पूरी तरह से उसको कवर करके रखती है, मतलब उसको सरकमफ्रेंस या फिर चारों तरफ से कवर करके रखा जाता है। एक और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसमें भी ये चीज देख सकते हैं। ये देखिए ये काफी बेटर एग्जांपल है कि यहाँ पे कट सेक्शन, एक सजाइटल सेक्शन बनाया गया है। उस सजाइटल सेक्शन से ये चीज बता रहे हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये बिल्कुल यूरेथ्रा की शुरुआत या नेक ऑफ ब्लैडर जिसको बोलते हैं, जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं आप, ये यहाँ से कट सेक्शन बताया है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि इसको इस तरह से कवर करके रखती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है, एग्जैक्टली प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट की लोकेशन कहाँ होती है, इसकी एनाटॉमिकल सिचुएशन क्या होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर की नेक है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा की स्टार्टिंग होती है। और ये इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों उसको पूरी तरह से कवर करके रखती है। तो दोस्तों हमने ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि प्रोस्टेट की लोकेशन क्या होती है। प्रोस्टेट एक मेल्स में पाए जाने वाला ऑर्गन है, इसलिए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक मेल्स, ओनली मेल के अंदर पाई जाने वाली समस्या है, क्योंकि प्रोस्टेट सिर्फ मेल्स में होता है। प्रोस्टेट का काम क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि हमारा ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, ब्लैडर से ये यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है, नेक ऑफ ब्लैडर जिसको बोलते हैं, उसके बगल इसको लपेट के रखता है। तो प्रोस्टेट का काम क्या होता है, बड़ा शॉर्ट में समझेंगे दोस्तों। प्रोस्टेट का काम क्या रहता है कि जो सीमन होता है, जो मेल्स के अंदर वीर्य पाया जाता है, जिससे वो हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो वीर्य है, आम लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि वो किसी एक जगह कोई
फैक्ट्री है वहां से बनता है, वहां से लोड होता है और वहां से लिंग से बाहर निकलता है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। वीर्य जो आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकली, जो वीर्य निकलता है, ठीक है ना, इंटरकोर्स के दौरान, वो वीर्य एक जगह से नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 जगह छोटे छोटे डिपो होते हैं। और ये जो डिपो होते हैं ये अपना कुछ कुछ कंटेंट मिलाते हैं और अल्टीमेटली ये 4 जगह का कंटेंट मिलने के बाद ही दोस्तों वीर्य का पैदावार होती है। मतलब जो वीर्य है वो वहां से बनता है। वो कैसे कि देखिए, टेस्टिस होती है, टेस्टिस उसके अंदर मिलाती है स्पर्म्स, है ना, टेस्टिस उसके अंदर स्पर्म्स मिलाती है। एक और ग्लैंड होती है समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल उसके अंदर वेसिकुलर फ्लूइड डालती है, उसके अंदर एक और फ्लूइड को डाला जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नंबर आता है प्रोस्टेट का, कि जो वीर्य में सबसे ज्यादा बड़ा कंटेंट होता है वो निकलता है दोस्तों प्रोस्टेट से। और इस तरह से ये 3 जगह का कंटेंट मिलता है जब इंटरकोर्स की प्रोसेस के दौरान साथ में, और तब जाके जो चीज बाहर जिसको आप वीर्य बोलते हैं वो 3 जगहों से मिलके बना है। तो जो वीर्य बनाने के लिए सबसे बड़ा बेस जो प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ा कंटेंट जो है, जो उन स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है, वजाइना के अंदर जाने के बाद कुछ समय तक 48 घंटे तक उनको जिंदा रखने का काम करता है, उनको एक लिविंग मीडियम प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो मीडियम मिलता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड से। कि जो प्रोस्टेट अपना कंटेंट डालता है, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसके अंदर मिलता है, किसके अंदर मिलता है, वीर्य को बनाने की प्रोसेस के दौरान। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। और उस फ्लूइड से ही ये सब जिंदा रहते हैं, जो स्पर्म्स रहते हैं वो वजाइना में जाने के बाद ओव्यूलेशन करने के पहले कुछ घंटे, मतलब 48 घंटे 36 घंटे उनको जिंदा रखने का काम प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही करता है। दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन के लिहाज से प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं ग्रंथि है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती तो शायद हम लोग प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब होता यह है कि जैसा कि आपने देखा कि प्रोस्टेट बिल्कुल जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जहां यूरेथ्रा निकलता है उसको ऐसे पकड़ के रखता है। तो इसकी एक एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी है कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन ओल्ड एज में दिक्कत देती है। वो ये देती है कि ओल्ड एज में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा नॉर्मल फिनोमिना है। ये इंसानों में नहीं, जानवरों में भी ये देखा गया है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जैसे कि यूरेथ्रा जा रहा है और यूरेथ्रा को प्रोस्टेट ग्लैंड पकड़ के रखी है, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होगी तो डेफिनेटली ये यूरेथ्रा, और खासकर यूरेथ्रा के किस हिस्से में पाई जाती है, नेक ऑफ ब्लैडर में। जी हाँ दोस्तों, वो नेक ऑफ ब्लैडर का कंप्रेशन कर देती है, वो नेक ऑफ ब्लैडर को दबाती है। और उस दबाने के कारण कहीं ना कहीं यूरिनरी फ्लो के अंदर एक रुकावट आती है, विच इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट इन द ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल में होता क्या है, बुजुर्ग लोग क्या बताते हैं, बोले सब मेरा प्रोस्टेट बड़ा है। ठीक है, प्रोस्टेट बड़ा, आपको क्या तकलीफ हो रही, तकलीफ ही होती है सब पेशाब बार बार जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेक ऑफ ब्लैडर से इरिटेशन होता है, नेक ऑफ ब्लैडर को दबा के रखती है। अब दबा के रख रही है तो दबाने की वजह से फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगी, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी। अब क्योंकि वो यूरिनरी आउटलेट या यूरिनरी आउटलेट का इनिशियल हिस्सा, मतलब यूरेथ्रा का इनिशियल हिस्सों को दबा करके बैठी है, इसलिए दोस्तों यूरिन का जो फ्लो होगा ना वो बिल्कुल फ्री नहीं होता, वो इंटरप्टेड फ्लो के साथ यूरिन आती है। वो बाथरूम रुक रुक के आएगी, बार बार आएगी। और इसी के कारण हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो पूरा दिन भर पेशाब जाते रहते हैं, क्योंकि नेक ऑफ ब्लैडर के दबने के कारण नेक ऑफ ब्लैडर का इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार लगता है। अब क्योंकि नेक ऑफ ब्लैडर ही दबा हुआ है प्रोस्टेट के बड़े हो जाने के कारण, वहां पे कंप्रेशन है, तो ब्लैडर एक बार में दोस्तों खाली नहीं हो पाता। इसलिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विथ स्केंटी अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब हर बार जाते हैं थोड़ा सा सुसु करके आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे। और दोस्तों कहीं पे अगर ये प्रोस्टेट, क्योंकि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, और दोस्तों कहीं अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ विच इज नोन एज द प्रोस्टेटाइटिस, तो दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस होने के बाद एक प्रोस्टेटाइटिस विथ बीएचपी के पेशेंट के सिम्टम 99.9% यूटीआई के सिम्टम जैसे ही दिखते हैं। उनको पेशाब करते वक्त मरोड़ा पड़ता है, उनको प्रोस्टेट के रीजन में पेन होता है, जो कि नेक ऑफ ब्लैडर में भी समझ सकते हो आपकी नेक ऑफ ब्लैडर में पेन होता है, उनको पेशाब करने में तकलीफ
तकलीफ होगी, अगर उनको साथ में BHP के प्रोस्टेटाइटिस भी हो जाएगा, जिसको चीज को हम बोलते हैं डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी, बार बार थोड़ी थोड़ी और बार बार पेशाब लगेगी। तो दोस्तों यही सिम्टम तो होते हैं यूटीआई के। एंड दैट इज व्हाई इफ यू हैव एनी मेल पेशेंट हुज एज इज अबव 60-65 एंड ही इज representing the disease picture of urinary tract infection, then the first thing which you should do is to get the sonography of that person। और मेरे को पूरा विश्वास है कि 90% केस के अंदर उसके अंदर आपको प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉपी ही देखने को मिलेगी बनस्पत यूटीआई के। ठीक है ना। अब आता है ट्रीटमेंट। वे ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। ये लोग TURP नाम की एक सर्जरी करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। मतलब इसके अंदर यह है आपका प्रोस्टेट बड़ा है तो हम ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को निकाल देंगे, दैट्स इट। ये सिर्फ यही चीज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो टेक्निकली कोई इलाज नहीं है। और इससे एक और परेशानी में पेशेंट फंसता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। जी हाँ दोस्तों, 90% अगर TURP पद्धति से पेशेंट का प्रोस्टेट रिमूव करा जाता है, मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। तो ट्रांस यूरेथ्रल का मतलब यूरेथ्रा के अंदर से जाके प्रोस्टेट को निकाल के लाया जाता है। तो 90% केसेस में दोस्तों इन लोगों को यूरेथ्रा में एक स्ट्रिक्चर भी पड़ जाता है। स्ट्रिक्चर मतलब यूरेथ्रा के अंदर रास्ता इन्फ्लेमेशन और चोट इंजुरी लगने के कारण सिकुड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये लोग और बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो टेक्निकली इन एलोपैथी सर्जरी एक इलाज बताया जाता है, पर वो क्या है, वो उसमें परेशानियां ज्यादा है, उसके फायदे कम है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे। तो अब होम्योपैथी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में इस बीमारी का जड़ से शर्तिया इलाज है। 99.9% केस के अंदर आप पेशेंट को इतना बढ़िया रिलीफ दे देंगे कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बिना किसी सर्जरी के आसानी से निकल जाएगी। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ बिनाइंग हाइपरट्रॉपी ऑफ प्रोस्टेट इन द एल्डरली पीपल आर, द फर्स्ट वन इज द बेराइटा कार्ब 200। जी हाँ दोस्तों, बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में ये इनको लेना है पेशेंट को 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज बेसिकली अ मदर टिंचर विच इज द सबल सेरुलेटा क्यू, या फिर इसका एक और नाम है सॉप्लमेटो क्यू। सबल सेरुलेटा या फिर दूसरा नाम है इसका सॉप्लमेटो क्यू मदर टिंचर में। इसकी आपको अपने पेशेंट को 20-20 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी में देनी है। इनिशियली यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, और अगर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहनजनक आपको रिजल्ट मिलते हैं, एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिलते हैं, तो इलाज को 2 से 3 महीने और आगे बढ़ा दीजिए। और आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ आपके जो पेशेंट हैं वो बेहद खुश हो जाएंगे और वो इस प्रोस्टेटिक ट्रबल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए समय निकालकर। अब आने वाले वीडियो में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।